हाँ जी, आज का हमारा प्रेपरेशन का डे 59, इंडियाज रिलेशन विद अमेरिकाज। तो आज हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेक्चर में पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के लिए, हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस, क्योंकि हमारे यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं। ठीक है। दूसरा, ओवरऑल इस कॉन्टिनेंट की बात करूं, देखो इस कॉन्टिनेंट के अपने अंदर जो है वो ट्रेड बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है इन तीनों कंट्रीज का आपस में, मेक्सिको, यूएसए और कनाडा का। इसके लिए जो आपकी नाफ्टा, और नाफ्टा का अगला वर्जन भी मतलब साइन हो चुका है, नाफ्टा ही है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंदर यहाँ पे कोई भी गुड्स जो है इन तीनों कंट्रीज में आपस में ट्रैवल कर सकती हैं, जो भी इनमें से प्रोड्यूस्ड है, मतलब बाहर से नहीं। तो इन कंट्रीज की आपस में बहुत ज्यादा स्मूथ ऑनगोइंग है। ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत ट्रेडिशनल टाइम से अमेरिका के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा डायस्पोरा है। डायस्पोरा का मतलब होता है जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो अमेरिका में बहुत सारे हैं। ठीक है। तो इंडिया का डायस्पोरा वहां पे काफी ज्यादा है। इसका स्पेशल असर उनकी पॉलिटिक्स पे भी दिखता है, जब उनके प्रेसिडेंट्स दिवाली खासकर आके विश करते हैं एज अ फेस्टिवल। अमेरिका के अंदर हॉलिडे के तौर पे भी अब सेलिब्रेट होती है, कि प्रॉपर हॉलिडे ऑफर की जाती है उस पे। इसके अलावा जैसे हाउडी मोदी जैसी मीटिंग्स जो हुई थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर को भी वहां पे बुलाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अगर आपको याद हो, जब, चलो हारे हुए भी अब टाइम हो गया उन्हें, पर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पे बुलाया था हाउडी मोदी के लिए। ठीक है। वहां पे मतलब एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी इंडियन डायस्पोरा के साथ, ताकि वो अपना वोट बैंक अट्रैक्ट कर सके वहां पे। तो ये जो सारी चीजें हैं कि हाउडी मोदी ऑर्गेनाइज करवाना, उसके बाद यहाँ पे दिवाली जैसे फेस्टिवल्स मनाना, उसके बाद अगर तुम बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज देखोगे, उनके जो सीईओज हैं वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज के। ठीक है। मतलब आपने पॉपुलरली सुना होगा गूगल को, सुंदर पिचाई। ठीक है। उसके अलावा आपके माइक्रोसॉफ्ट के, क्या नाम था उनका, सत्य नडेला। ठीक है। उसके बाद आपके और भी अगर कंपनीज देखोगे, बाकियों के नाम नहीं याद, पर आईबीएम जैसे कंपनी है, उनके भी सीईओ इंडियन है इस टाइम। तो ऐसे न्यूमरस और सबसे टॉप दुनिया की कंपनीज, उनके जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। इस कारण भी अमेरिका के ऊपर बहुत डायरेक्ट असर पड़ता है इंडियन कल्चर का और इंडियन कम्युनिटी का। ठीक है। और इसके कारण, अब देखो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अमेरिका के लिए ही काम कर रहे हैं। पर बिकॉज उनके इंडियन रूट्स हैं, इंडिया कोशिश कर रहा है, हमारा देश कोशिश कर रहा है कि हम अपने डायस्पोरा से कनेक्ट कर सकें। क्योंकि अगर हम अपने डायस्पोरा से कनेक्ट करेंगे, दो बेनिफिट्स हैं इसके। एक तो ये डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट लेके आएगा इंडिया, अगर उन्हें अटैचमेंट बनी रहेगी अपने देश से, वो अपने देश के अंदर इन्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारा वहां पे जो डायस्पोरा जो लोग गए हुए हैं वो काफी सालों से वहां पे कमा के काफी अमीर हुए हैं। अब वो जो उन्होंने पैसा कमाया है, अगर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करे, चाहे कंपनीज खोलें, चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें, चाहे हमारे बैंक्स में ही पैसा रखें, तब भी इंडिया का हमेशा फायदा है। तो हम अपने डायस्पोरा के लिए एक तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दूसरा अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अगर हमारा डायस्पोरा हमारी तरफ सिंपैथी रखता है, तो जब भी उनके इलेक्शंस होते हैं ना, देखो अमेरिका के इलेक्शंस हमारे इंडिया की इलेक्शन से बहुत अलग है। हमारे यहाँ पे फंडिंग की लिमिटेशन है, कितना पैसा खर्च कर सकते हो, चलो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कर जाते होंगे, पर स्टिल शरेआम खर्च करने में जितना पैसा खर्च होता है वो ऑब्वियसली हमेशा ज्यादा ही होता है। अमेरिका के अंदर कोई लिमिट नहीं है, और यहाँ पे इसी कारण जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं ना,
वो खास करके फंड रेजर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जगह जगह पे। ठीक है, फंड रेजर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारी कंपनीज, अलग अलग प्रेसिडेंट्स जो नॉमिनेशंस हैं उन्हें पैसे देती हैं। तो हमारी कम्युनिटीज भी, मतलब हमारी इंडियन कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं ऐसे ही फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो वो कनेक्शन, इंडिया सिंपैथेटिक अगर रहेगा तो इंडिया का कॉज हमेशा अमेरिका के माइंड में बना रहेगा। तो इंडिया का जो भी कंसर्न होगा वो हमारी कम्युनिटी हमेशा उन तक पहुंचा सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप डायस्पोरा के टॉपिक में भी यूज कर सकते हो और अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इससे आगे चीज बताऊं, देखो अमेरिका और इंडिया के संबंध सिर्फ ऑब्वियसली डायस्पोरा तक नहीं खत्म होते। हम आपस में जब भी, पहले यूएसए की बात कर रहा हूँ फिर कनाडा और मेक्सिको की तरफ भी जाऊंगा। अगर मैं यूएसए की बात करूं, देखो यूएसए अपने आप को दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, क्योंकि ये सबसे पहले थे जिन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपने आप को डेमोक्रेसी बनाया था। वहीं पे इंडिया जो है, पर लिखा हुआ है, इंडिया अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है। अक्सर जब भी हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर और उनके वहां से प्रेसिडेंट मिलेंगे ना, तो उनकी स्पीच में ये वर्ड सुनोगे ही सुनोगे, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये क्यों बोला जाता है? देखो इनकी डेमोक्रेसी सबसे पहले आई, और हमारी पॉपुलेशन, किसी भी डेमोक्रेसी, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इसी चीज के ऊपर तो है कि कितने लोग, वोटर कितने हैं। तो दुनिया में ऑब्वियसली डेमोक्रेसीज में सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन चाहे चाइना की हो, पर चाइना एक डेमोक्रेसी थोड़ी है। तो इस कारण हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और वो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो इस कारण हम आपस में जब बातें करते हैं तो हम कई बारी बातों में आप हमेशा देखोगे कि हमारी डेमोक्रेटिक अलायंस की बातें करेंगे कि दुनिया में देखो, क्योंकि अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम दोनों का एक म्यूचुअल कंपटीशन है, वो है चाइना। तो हमारी बातों में ये अक्सर फीचर होता है, क्योंकि चाइना अब डेमोक्रेसी नहीं है। या तो हम डेमोक्रेटिक अलायंस, कई बार आप स्पीचेस में वर्ड सुनोगे, या आप सुनोगे लाइक माइंडेड नेशंस। वो इसी चीज को रेफरेंस होती है कि जिनका सिस्टम, जिनकी वर्किंग एक जैसी है, अगेंस्ट वो कंट्रीज जिनकी सिस्टम और वर्किंग अलग है। ठीक है, तो लाइक माइंडेड नेशंस हैं हम डेमोक्रेटिक अलायंस होल्ड करते हैं, क्योंकि हम भी डेमोक्रेसी हैं और वो भी एक डेमोक्रेसी हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी आपकी अलायंस एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? अब इसके अलावा मैं अमेरिका के अंदर बात करूं, तो यहाँ पे अगली जो चीज है वो है इकोनॉमी। अगला जो कॉर्नर हुआ वो हुआ इकोनॉमी। ये पॉलिटी की मैंने बात की, इकोनॉमी की मैं बात करूं, देखो इकोनॉमी में इंडिया का लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए है। हम सबसे ज्यादा किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अमेरिका है। तो हमारे लिए ट्रेड के मामले में अमेरिका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, और अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। यानी कि जो हम चीजें अमेरिका से खरीदते हैं और जो हम चीजें अमेरिका को भेजते हैं, हम प्रॉफिट में हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि हम प्रॉफिट में हैं तो ऑब्वियसली हम पैसा कमा रहे हैं उनसे। तो अमेरिका हमारे लिए और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे हम पैसा गवा नहीं रहे जैसे चाइना के साथ गवा रहे हैं, यहाँ हम कमा रहे हैं। और जैसे जैसे और अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगी और यहाँ से सामान बना के अमेरिका लेके जाएंगी, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे और ज्यादा हमारा ट्रेड ग्रो करेगा। तो इंडिया इसके ऊपर काउंट कर रहा है। ठीक है, हम लगातार अमेरिका के साथ ट्रेड समिट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, वो इसीलिए कि हमारे बिजनेसेस भी वहां पे इन्वेस्ट करें और उनके बिजनेसेस भी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे अक्सर ही कोई ना कोई न्यूज आई रहती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद के अंदर 9,000 करोड़ की सिर्फ सर्वर बनाने का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया हुआ है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी कारण, क्योंकि दोनों कंट्रीज में ग्रोइंग अलायंस है इकोनॉमी के मामले में, वही चाइना को लेके।
ठीक है, खासकर कोविड के बाद जब लोगों का चाइना से विश्वास काफी हद तक टूटा हुआ है, तो उसका बेनिफिट वन ऑफ द कंट्री जिन्हें मिल रहा है वो इंडिया भी है। ठीक है, अब इस आता है वो है स्ट्रैटेजिक एंगल। अमेरिका ने इंडिया को अपना क्लोजेस्ट एलाई का स्टेटस दिया हुआ है, यानी कि स्ट्रैटेजिकली मिलिट्री के तौर पे अमेरिका इंडिया को अपने सबसे करीबी देशों में से समझता है, जिसके साथ वो मिलके काम करना चाहता है। क्लोजेस्ट एलाई के स्टेटस से एक और चीज भी मिलती होती है कि जो अमेरिका की सबसे उनकी जो मिलिट्री के सबसे एक्सक्लूसिव वेपन्स है ना, वो वेपन्स आप चाहो तो आप कभी भी परचेज कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो अमेरिका की जो सबसे नहीं तो टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स होते हैं ना, वो सारे देशों के लिए अमेरिका सबको वेपन बेचता है, ऐसे ही कोई वो नहीं है कि कोई वेपन मांगेगा नहीं देगा। पर कौन सी कैटेगरी के वेपन देगा ये डिपेंड हमेशा इस चीज पे करता है कि तुम अमेरिका के कितने क्लोज हो। अगर अमेरिका को ये डर होता है कि तुम उसकी टेक्नोलॉजी चोरी कर लोगे या कल अमेरिका से तुम्हारी दुश्मनी हो जाएगी, तो वो अपनी टॉप लाइन की टेक्नोलॉजी आपको कभी नहीं देता। ठीक है, तो अगर इंडिया चाहे F-35 जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, या टॉप ऑफ द लाइन उनकी जो सबमरीन क्लास हैं, या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, या कोई और मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम अमेरिका से सब खरीद सकते हैं। दो हम खरीदते नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली महंगी भी उतनी है, इंडिया की बजट रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर हमारे पास ये प्रोविजन अवेलेबल है। इसके अलावा हम अमेरिका ना अपने क्लोजेस्ट एलाइज के साथ 4 एग्रीमेंट करता होता है। ठीक है, 4 एग्रीमेंट जिसके अंदर के एक तो टेलीकम्युनिकेशन का एग्रीमेंट है, एक लॉजिस्टिक्स का एग्रीमेंट है, एक इंटेल शेयरिंग का, ऐसे मतलब टोटल 4 आपके एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप ये 4 एग्रीमेंट सर्च करोगे आपको ये सारे मिल जाएंगे, इन सबके अलग अलग नाम है, लिमाओ, ये सब कुछ, मतलब शॉर्ट में इन सबको ऐसे कहते हैं। तो ये जो आपके 4 एग्रीमेंट हैं इंडिया के, तो हमारे सारे के सारे एग्रीमेंट्स में उनके साथ साइन हुए हैं, हमें परचेजिंग भी अलाउड है, क्योंकि अमेरिका को दिख रहा है अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, यहां पे मेन रोल उनके लिए एक जो कंट्री प्ले करने वाली है वो इंडिया ही है। ठीक है, जो वन ऑफ द मेन कंट्रीज इस जगह पे रोल प्ले करने वाली है वो इंडिया ही है। इस कारण वो अपनी सारी पॉलिसीज भी वैसे ही अरेंज कर रहे हैं ताकि इंडिया को अपनी साइड रखा जा सके और ये सब कुछ उस तरीके से यूज किया जा सके। ठीक है, अब इससे आगे मूव करते हुए अब चलते हैं कनाडा की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं कनाडा की तरफ। एक मिनट। बे- अब चलते हैं कनाडा की तरफ। नीचे अभी ऑप्शन है दिख रहे, अगर आपको दिख रहे हैं तो। हाँ, तो कनाडा के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है? देखो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ना काफी हद तक पॉजिटिव नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण है इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट। खालिस खालिस्तान मूवमेंट। ठीक है, तो हुआ क्या था बेसिकली, जब आपके सारा पंजाब के अंदर जब मिलिटेंसी फैली, उसके बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के साथ गलत भी हुआ, पर 1990s आते आते बहुत सारे, क्योंकि गवर्नमेंट का जैसे जैसे क्रैकडाउन बढ़ा, बहुत सारे लोग जो इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए थे वो कनाडा चले गए। वो सारे के सारे कनाडा भाग गए। अगर आपने कई बार न्यूज भी सुनी होगी तो कनाडा के अंदर खासकर, या कनाडा या यूके के अंदर आपका अक्सर ही रेफरेंडम नाम से, पंजाब रेफरेंडम 2020 2022 लगे रहते हैं। वो यही सारे लोग हैं जो एक टाइम पे इंडिया छोड़ के कनाडा भाग गए, और अब कनाडा से वहां पे वो यहाँ बैठे हुए इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि पंजाब के अंदर दोबारा से, इंडिया के पंजाब रीजन के अंदर दोबारा से मूवमेंट शुरू हो जाए।
तो इसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार कैनेडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती रहती है कि ये सारी चीजें रोको आप, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ठीक है, ऑब्वियसली पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है और दिल्ली के इतनी करीब पड़ती है, यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत बड़ी चीज है। तो इस कारण हम चाहते हैं ये सारी चीज खत्म हो। पर वहीं पे अगर कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो बार बार दिखता है, क्योंकि देखो कई सारे बहुत सारे ना कनाडा के अंदर मिनिस्टर की पोजीशन पे लोग हैं जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ या तो सिंपैथेटिक हैं या उसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इस कारण दिखता है कि कनाडा की गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर काम ही नहीं करना चाहती। इसके कारण इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बेटर हैं। देखो बहुत बहुत सारा डायस्पोरा जो है वो आपका कनाडा साइड पे मूव कर रहा है, तो लगातार वहां पे आपकी मूवमेंट है, ठीक है। पर वहीं पे दूसरी साइड पे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक पॉजिटिव नहीं माने जाते। उसका मेन वन ऑफ द जो की स्टोन है वो यही है कि खालिस्तान मूवमेंट के बारे, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं, देखो कनाडा एक ज्यादातर मेजॉरिटी एक एग्रेरियन कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो अर्निंग सोर्स है, जो इस कंट्री का सबसे मेन अर्निंग सोर्स है, वो एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो इस कारण बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कनाडा इंडिया को बेचना चाहता है, और बहुत सारी चीजें हैं, सर्विसेज और बाकी सारी चीजें तो जो इंडिया कनाडा को बेचना चाहता है। तो ऑब्वियसली हम ये सारी चीजों को अपने बाकी रिलेशंस के बीच में नहीं आने देते। इकोनॉमिकली हम अलग से बातें कर रहे हैं। इंडिया और कनाडा इस टाइम पे बातचीत में है कि हम आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सके, जिसमें दोनों कंट्रीज के आपस में ट्रेड और ज्यादा बेटर हो सके, ठीक है। पर अभी तक ऑब्वियसली ये कोई साइन नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी बातचीत चल रही है। अभी एक्टिवली भी बातचीत नहीं चल रही है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आने वाले साल 2 साल में भी ये एग्रीमेंट साइन होने वाला है, ठीक है। बस ये टॉक्स हुई थी, बीच बीच में कभी कभी हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें। तो मेन हमारे लिए जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री है वो अमेरिका ही रहेगी। कनाडा का जो एंगल आपको हमेशा पेपर के अंदर पूछा जा सकता है ना, वो खालिस्तान मूवमेंट के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, क्योंकि ये रेफरेंडम ये सारी चीजें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत परेशान करते हैं। और ऑब्वियसली इंडिया के अंदर जो सिख कम्युनिटी है, ऑब्वियसली वो इंडिया के अंदर बैठ के वो सपोर्ट नहीं भी करते। पर जैसे अब हमारी न्यूज मीडिया हर कोई प्रोजेक्ट करता है कि सिख खालिस्तान चाहते हैं, ये सब कुछ कम्युनिटी के खिलाफ भी नेगेटिव एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं कि क्योंकि दिखता तो ऐसे ही ना जैसे सिख कम्युनिटी अलग होना चाहती है, पर इंडिया अगर होना चाहती होती तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर होती है मूवमेंट। तो ऑब्वियसली वो बाहर बैठ के जो ये कर रहे हैं उसके कारण इंडिया की गवर्नमेंट खुश नहीं रहती, ठीक है। इस कारण दोनों के पॉलिटिकल रिश्ते अच्छे नहीं है। सोसाइटी वाइज हमारा बहुत सारा डायस्पोरा प्रेजेंटली भी वहां पे मूव कर रहा है। इकोनॉमी वाइज भी हम अपनी जो आईटी सर्विसेज हैं वो कनाडा को बेचना चाहते हैं और वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमें बेचना चाहते हैं। तो ये सारे मामलों में हम एक दूसरे से बातचीत जरूर कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीजों में हमारे टकराव भी हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के कई बार वोट देखोगे ना, कनाडा कई बार हमारे खिलाफ वोट डालता है या हमारे खिलाफ, कई बार उसने वोट डाली है जब कोई उसने प्रेजेंट किया है मोशन। तो कई चीजों में हमारी नहीं बनती आपस में। अब अगर मैं नीचे मेक्सिको की बात करूं, देखो मेक्सिको ये पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर मेक्सिको ही, मतलब बाकी ये नीचे भी हैं वो सबको चलो इग्नोर करते हुए इन तीनों कंट्रीज में से जो मेक्सिको है, मेक्सिको ही सिर्फ एक इन तीनों में से कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्री है। इस कारण मेक्सिको के साथ जब इंडिया की बातचीत होती है ना, आप हमेशा पढ़ोगे कि हम में साउथ साउथ कोऑपरेशन है। देखो ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया है। एक डिवीजन मानी जाती है, ठीक है। ब्रटलैंड रिपोर्ट थी एक आपके, हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे जब वहां पे सारी की सारी इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो उसी के अंदर वहां से ही नॉर्थ साउथ की डिवीजन निकल के आई। बेसिकली ब्रटलैंड रिपोर्ट ओरिजिनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड्स हैं वो सब कुछ उसने बनाए हैं, तो उसी के अंदर ये चीज शुरू हुई थी। उन्होंने दुनिया में ना एक लाइन ड्रॉ की ऐसे। उन्होंने कहा इस लाइन के जो भी कंट्रीज नॉर्थ में है ना, ये सारी कंट्रीज अमीर है और जो सारी कंट्रीज नीचे हैं वो सारी की सारी गरीब है।
तो लॉन्ग टर्म में ये इस तरीके से ये डिवीजन के अकॉर्डिंग ना मेंशन भी शुरू हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस में। जैसे जब भी दो डेवलपिंग कंट्रीज आपस में बात करती हैं या कोई कॉपरेशन की बात करती हैं, हमेशा कहते हैं कि हम साउथ साउथ कॉपरेशन करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है कि दो डेवलपिंग कंट्रीज जो अमीर नहीं हुई हैं आप अभी, वो आपस में मिलके काम करना चाहती हैं और दोनों हेल्प करना चाहती हैं एक दूसरे को और तरक्की करने में। जब कोई अमीर कंट्री जैसे यूएसए इंडिया की मदद करना चाहेगा, तब हम कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉपरेशन। ठीक है, ये आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो, नॉर्थ साउथ कॉपरेशन। मतलब ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन या कभी पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज मत हो ना, नॉर्थ साउथ क्या है, साउथ साउथ क्या है। जब दो अमीर कंट्रीज आपस में कॉपरेशन की बात करते हैं तब उसे कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ कॉपरेशन। दो डेवलप्ड कंट्रीज आपस में जब बात कर रही हैं एक दूसरे की तरक्की, वेलबींग और ये सारी चीजों के लिए, उसे कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ कॉपरेशन। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें। तो मेक्सिको के साथ हमारा जो मेन रिलेशन है वो यही है कि हम दोनों, मतलब जो चीज कॉमनली हम शेयर करते हैं वो यही है कि हम दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, दोनों की मेन डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली अमेरिका ही रहता है। मेक्सिको और यूएसए के बीच में उनकी बॉर्डर को लेके हमेशा टेंशन बनी रहती है। जैसे आपने कई बार ट्रम्प को बोलते हुए भी सुना होगा कि बहुत सारे मैक्सिकन्स हमारे कंट्री के अंदर आ रहे हैं, ये सब कुछ आ रहा है, वो सारी मेन चीजें हैं। ठीक है, बस ओवरऑल यही मेन चीज है। बाकी सारी चीजें मेक्सिको के साथ हमारे लिए अभी इतने कोई बड़े स्केल पे रिलेशंस नहीं है। बाकी ये जो आइलैंड नेशंस है, देखो इनमें से हमारे लिए कोई अभी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं भी नहीं बना के रखी हुई। हमारा जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज का जो पूरा का पूरा कैडर है ना, वो काफी छोटा है। जितना हम कंट्री ग्रो करना चाहते हैं ना, उसके मुताबिक हमारे डिप्लोमेट्स अभी उतने नहीं हैं। इस कारण भी हमारी हर जगह प्रेजेंस नहीं है। अमेरिका के डिप्लोमेट्स बहुत ज्यादा हैं, इसी कारण अमेरिका हर जगह अपनी प्रेजेंस बना लेता है। मिलिट्री सब कुछ नहीं होता, फॉरेन सर्विसेज बहुत जरूरी है, पर उसका हमारा डिप्लोमेट्स का जो पूरा का पूरा कैडर है वो बहुत छोटा माना जाता है कि अभी इंडिया इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी आप इसके ऊपर भी एडिटोरियल पढ़ लोगे, और ऑब्वियसली जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो इसके थ्रू आप इस सर्विसेज में जा भी सकते हो। ठीक है, अब अगले एक कॉन्टिनेंट की बात करें, वो है साउथ अमेरिका। देखो, साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राजील हमारे साथ ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में है। ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारे के सारे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये 5 देश आपस में, पांचों के पांचों आपके डेवलपिंग देश हैं। ये पांचों आपस में कॉपरेशन करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इस कारण ब्राजील हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस बनता है। देखो, जो रीसेंट टाइम में अगर आपको कभी एक और चीज के ऊपर जिसके ऊपर आपने रिसर्च भी करनी है, पर मैं इसके बारे आपको बता भी देता हूँ। ओवरऑल पहले साउथ अमेरिका की एक ट्रेंड बारे बताता हूँ। साउथ अमेरिका के लिए एक चीज बोली जाती है कि साउथ अमेरिका के अंदर पिंक टाइड आ रही है, आ चुकी है, आ क्या रही है, आ चुकी है। अमेरिका ना बाकी सारी दुनिया से एक एंगल में बहुत यूनिक चल रहा है। तो इसी रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बात तो पिंक टाइड अपने आप में क्या है, दूसरे इस पिंक टाइड का इंडिया और इंडिया की पॉलिसीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो पिंक टाइड, आपकी दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं दुनिया में, या तो आपकी सरकारें लेफ्टिस्ट होती हैं या आपकी सरकारें राइटिस्ट होती हैं। राइटिस्ट सरकारें जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, नेशनलिज्म की बात करती हैं इंस्टेड के पूरे नेशन का भला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड के इंडिविजुअल्स का भला हो। लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स का मेन फोकस होता है लेबर खुश रहनी चाहिए, ठीक है, गरीब लोगों के ऊपर ध्यान दो, उसके बाद सब कुछ सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर ना हो। राइटिस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं। ठीक है, अपने देश के ऊपर देशवाद, मतलब जो अपना देश की तरफ
नेशनलिज्म जगाना, ये सब कुछ के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। लेफ्टिस्ट, लेबरर, पुअर, पब्लिक सेक्टर हो, ये सारी चीजें। आपकी सारी दुनिया में जो ज्यादातर गवर्नमेंट्स पिछले कुछ सालों में जीत रही है ना, वो सारी राइटिस्ट गवर्नमेंट है, इंक्लूडिंग इंडिया। जो बीजेपी है वो एक राइटिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे भी राइटिस्ट गवर्नमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जब थे वो भी राइटिस्ट थे। अब जो बाइडेन, वो आपके क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तो वो एक लेफ्टिस्ट पार्टी है। कोर लेफ्टिस्ट नहीं है, पर स्टिल अमेरिकन लेफ्टिस्ट ऐसा ही होता है। तो वो एक लेफ्टिस्ट पार्टी के हैं, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो प्योरली राइटिस्ट पार्टी वो दिखती है, तो इस कारण वहीं पे। और यूरोप के अंदर अलग अलग कंट्रीज को देखोगे तो जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन कंट्रीज के अंदर भी राइटिस्ट गवर्नमेंट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। राइटिस्ट में एक और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, एक वो ये होती है कि ये ना अपनी कम्युनिटीज को लेके भी बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं, और इसी के मामले पे ये लोगों को भड़काते भी हैं, ठीक है। अब यूरोप से मैं बताता हूँ, यूरोप के अंदर ना इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा है। इस्लाम, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सीरिया, लेबनान, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये सारे लोग जगहों से आपके बहुत सारे लोग आपके यूरोप मूव किए। और यहाँ मूव करने के बाद वहां के जो अपने क्रिश्चियनिटी के लोग थे, और जो वाइट रेस में भी देखा जाए, जो वाइट थे और जो क्रिश्चियंस थे, उन्हें बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके मीडिया ने बहुत ज्यादा एक तो उन्हें पोलराइज कर दिया इस्लाम को लेके, कि सारा टेररिज्म जो फैला रहे हैं वो इस्लाम के लोग फैला रहे हैं, ये सारे एरिया में इस्लाम के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाहे अब बाद में खुद ही यूक्रेन रशिया तबाही मचा के बैठ गए, पर खैर, मीडिया जैसे जिसे दिखाना चाहता है वैसे ही दिखाता है। तो ये जो सारी की सारी चीज है, इसके कारण आपके ना बहुत सारी यूरोप के अंदर अगर तुम गवर्नमेंट्स देखोगे ना, वो ऐसी गवर्नमेंट जीत रही हैं जो ये बातें कर रही हैं कि हम और मुस्लिम्स को यूरोप में नहीं आने देंगे, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उन्हें देशों से बाहर फेंक देंगे, ठीक है। हमारा जैसे स्पेन के अंदर गवर्नमेंट बनी कि सिर्फ स्पेनिश ही यहाँ पे रहने चाहिए, बाकी सबको हम निकाल देंगे। तो ये सारी की सारी फासिस्ट गवर्नमेंट का भी रूप लेने लग जाती हैं। तो वो अलग ट्रेंड है, चलो वो कभी और बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पर साउथ अमेरिका, लेफ्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, देखो ये सारा के सारा करना, सरकारी कंपनियां ही होना, प्राइवेट सेक्टर से नफरत करना, ये सब कुछ वेलफेयर का काम है, पर ये सब कुछ घाटे का भी सौदा है। सरकारों के पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं। तो इस कारण लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स अक्सर ही, लेफ्टिस्ट कंट्रीज जो होती हैं वो गरीब बहुत हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे भी देख लो, जो स्टेट्स में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बहुत टाइम रूल करके गई है ना, वो सारी गरीब है, ठीक है, एक आदि को छोड़ के। वेस्ट बंगाल का जैसे हाल देख लो, वेस्ट बंगाल गरीबी जो बढ़ी वहां पे, वो इसीलिए बढ़ी क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का रूल बहुत ही ज्यादा, 25 साल रूल किया उन्होंने। उन्होंने सारी वहां से प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इन्वेस्टर, बड़े बड़े जो वहां पे किसी जमाने से रह, बहुत पुराने जमाने से वहां पे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते आए थे ब्रिटिश एरा के टाइम से, उन सबको वहां से भागने में मजबूर कर दी, क्योंकि वहां पे काम ही नहीं करने देते थे उन्हें, ठीक है। अब यहाँ पे पर साउथ अमेरिका के अंदर ना एक बहुत यूनिक ट्रेंड है कि यहाँ पे सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स इन सारी कंट्रीज में जो जीत रही है ना, वो सारी लेफ्टिस्ट है। राइटिस्ट दुनिया भर में जो गवर्नमेंट जीत रही है वो राइटिस्ट है, पर साउथ अमेरिका के अंदर जो मेजोरिटी या प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट्स बन रही हैं, वो सारी की सारी लेफ्टिस्ट हैं। इस लेफ्टिस्ट ट्रेंड को पिंक टाइड बोला जाता है, ठीक है। तो ब्राजील के अंदर आपके, फिर कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, चिले, ये सारी कंट्रीज के अंदर, और यूरुग्वे, ये सारी कंट्रीज के अंदर इस टाइम लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं। तो मेजॉरिटी यहाँ पे आपकी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी अब इंडिया के कोई एक्टिव प्रेजेंस नहीं है, पर ओवरऑल हम इनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने में खासकर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जैसे जो चिले है, चिले एक बहुत, आज के जमाने में चिले कोई ज्यादा अमीर कंट्री नहीं है,
इनमें से सबसे ज्यादा अमीर है। चिले दुनिया में कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, और जैसे बोलिविया भी दुनिया में कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। पर आने वाले टाइम में ना ये दो देश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कोई बता सकता है? ऐसा क्या है इन दो देशों में इंपॉर्टेंट है? चिले और बोलिविया, यहां पे दुनिया का 80% लिथियम है। लिथियम कहाँ काम आता है? बैटरी बनाने में, जिसके ऊपर हम काउंट कर रहे हैं कि आने वाले हमारे सारे के सारे जो व्हीकल हैं, उसके अलावा हमारी जितनी हम डिवाइसेस बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सबके लिए लिथियम चाहिए। तो ये फ्यूचर का वाइट गोल्ड है एक तरीके से। यही अब जिस कंट्री के पास लिथियम होगा वही सबसे ज्यादा अमीर होगी। ऑब्वियसली इंडिया के पास लिथियम नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों कंट्रीज के पास पर लिथियम के रिसोर्सेज तो हैं, पर इन दोनों कंट्रीज में एक प्रॉब्लम है। इन दोनों कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि लिथियम को बड़े स्केल पे ये निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके अर्थ में से। इंडिया यहां पे इनकी हेल्प करना चाहता है। इंडिया ने ऑफर किया है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं, हम माइंस चलाएंगे ताकि हम लिथियम निकाल सके। चाइना ने भी ऑफर किया, अमेरिका ने भी ऑफर किया। ऑब्वियसली वो किसका ऑफर पे करते हैं वो अलग बात है। दूसरा, इंडिया इस कारण इन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाना चाहता है कि चलो लेट्स सपोज हम माइनिंग नहीं भी कर पाते, पर हम अपने देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बढ़ाना चाहते हैं, अपने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाना चाहते हैं। अगर इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का की कंपोनेंट आने वाले टाइम में लिथियम है, हमें उन कंट्री से सप्लाई तो इंश्योर करनी जरूरी है कि यहां से ट्रीज तैयार हो। देखो, रॉ मटेरियल किसी भी टाइम पे हमेशा ज्यादा सस्ता होता है, उसका जो भी फिनिश प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही ज्यादा महंगा होगा। तो हम इस तरीके से बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट अभी हमारे अभी के परस्पेक्टिव के लिए सिर्फ इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से है, और दूसरा पॉलिटिकल परस्पेक्टिव सिर्फ ये है पिंक टाइड। इसका इंडिया के ऊपर क्या असर होगा, ऐसे ना आर्टिकल्स आते रहेंगे आपके पास, तो वहां से आपने रिसर्च करते रहना है। तो ये था ये वाला लेक्चर।